गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हमने आपको बेसिक बताया था अबाउट द एनिमल किंगडम कि कौन सीलोमेट होता है, कौन असीलोमेट होता है। फिर मैंने बताया कि 3 जर्म लेयर होती है, जिसमें 2 होगी डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बहुत सारे किसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीज़ें बातें, नोटोकॉड किसमें होगा, ये सारी चीज़ें बातें हो चुकी थी। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया दैट इज नोन एज, बेटा जी, पोरीफेरा। क्या कहते हैं बेटा जी? पोरीफेरा। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। ओके, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा एक फैन को बंद किया, आवाज में कोई डिस्टरबेंस ना हो आपके लिए। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था कि पहला फाइलम हम पढ़ेंगे जो प्रिमिटिव फाइलम होता है, दैट इज नोन एज द पोरीफेरा। ये नाम कहां से आया बेटा जी, पोरीफेरा? देखिए, इनकी बॉडी के ऊपर चारों तरफ स्मॉल 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 छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। दैट्स वाई दिस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पोरीफेरंस। क्या बोलते हैं इनको? पोरीफेरंस। सो द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स पोर्स, यानी पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं। जो भी, जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में पोर्स होंगे, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज पोरीफेरंस। क्या कहेंगे बेटा जी? पोरीफेरंस। क्लियर है जी? नेक्स्ट, दे आर पॉपुलरली नोन एज स्पॉन्जेस। जैसे बाथ स्पंज होता है ना, जो उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अगर देखोगे स्पॉन्ज की तरह, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ध्यान से सुनिएगा, पहला मैंने बोला कि पूरी बॉडी पे पोर्स होगा तो इसीलिए पोरीफेरा है। दूसरा मैंने बोला इसका पॉपुलर नेम है स्पॉन्जेस, क्योंकि ये स्पॉन्ज की तरह इनका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा जी, इनका स्ट्रक्चर स्पॉन्ज की तरह होता है। स्पॉन्ज यानी ब्रेड जैसा देगा ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी होगा। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्पॉन्जेस। नेक्स्ट दे रखा है स्पॉन्जेज आर असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, अगर आपको याद होगा, असिमेट्रिकल मैंने बनाया था, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यानी बेटा जी, किसी भी प्लेन से लाइन ड्रॉ कर दो, इसके 2 इक्वल हिस्से आपको ऑब्टेन नहीं होंगे। यानी यहाँ पे ये 2 इक्वल हाफ राइट एंड लेफ्ट, यानी इक्वल राइट इक्वल लेफ्ट हाफ आपको नहीं मिलेगा। तो इन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे असिमेट्रिकल, यानी इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। बताया भी था, स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल दैट एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर does not divide them into 2 equal halves। यहां से अगर मैं पास कराऊं 2 इक्वल हिस्से होंगे? नहीं होंगे। यहां से मैं पास कराऊं 2 इक्वल हिस्से होंगे? नहीं होंगे। यहां से मैं पास कराऊं 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो कोई भी प्लेन से आप पास कर लीजिए, इसके 2 इक्वल हिस्से आपको नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। द बॉडी डिजाइन विथ वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है। बेसिकली देखेंगे तो बेटा इसके अंदर में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी यहाँ पे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पे देयर इज लैकनेस ऑफ टिश्यू। हाँ, मल्टी सेलुलर है, लेकिन बेटा टिश्यू नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस मीन्स देयर बॉडी इज ओनली कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बेटा मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर होगा। तो इसको मैंने क्या बोला? लार्ज नंबर ऑफ सेल, मतलब मल्टी सेलुलर है। बट नो टिश्यू इज फाउंड, कोई भी टिश्यू इसके अंदर में नहीं पाया जाएगा। दे आर जनरली मैराइन, यानी कि वाटर में ही रहते हैं। बेसिकली दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होता है। सीलिया, फ्लैजिला, सारी चीजें है नहीं। अटैच टू सम सॉलिड पार्ट, किसी सॉलिड पार्ट्स के साथ में ये अटैच रहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में ये रॉक है, रॉक,
मान लीजिए कोई रॉक है, इस रॉक से आपका ये बेसिकली अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपका कोई स्पॉन्ज हो गया, ये स्पॉन्ज अटैच होगा टू द सॉलिड पार्ट जस्ट लाइक द रॉक। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई, इसकी जो बॉडी होती है ना बाहर से इज सपोर्टेड होती है, हार्ड स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम आउटसाइड दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर विच होल्ड स्पाइक्यूल्स। देखिए इसकी बॉडी ये है, मान लीजिए ये है, क्लियर जी। इसकी बॉडी के अंदर में फाइबर्स पाए जाते हैं, ये डॉट डॉट जो दिखा रहा हूं ये है बेटा फाइबर्स, ये फाइबर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। और ये स्पॉन्जिन फाइबर के ऊपर में मौजूद होते हैं स्पाइक्यूल्स, यानी कांटे की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कांटे की तरह स्ट्रक्चर जिनको हम लोग बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। ये स्पाइक्यूल्स जो होंगे बेटा ये बने होते हैं सिलिका के या कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं और हार्ड होते हैं। ये जो स्पॉन्जिन फाइबर है, फाइबर बेसिकली ये एक ऐसा प्रकार का फाइबर है जो हार्ड सरफेस जो होता है ना स्पॉन्जेस का, उसको बहुत ही हार्ड बनाता है। तो याद करना काफी आसान है, एस फॉर स्पॉन्जेस, बारह में किसके पढ़ रहा है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में कौन सा फाइबर होगा स्पॉन्जिन फाइबर, कौन सा फाइबर स्पॉन्जिन फाइबर, जो इसकी बॉडी को टफनेस देता है, हार्डनेस देता है, क्लियर है जी। और इसी के ऊपर क्या होगा स्पाइक्यूल्स लगे होंगे जो कि सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ नोट डाउन करने वाला कि स्पॉन्जेस में सिमेट्री कैसी होगी, कोई सिमेट्री नहीं होगी, असिमेट्रिकल। और इसमें क्या पाया जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स, उसकी पूरी बॉडी पे पोर्स होंगे, छेद होंगे, होल्स होंगे, इसीलिए इनको पोरीफेरा बोला जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट इज नोन एज द वाटर कैनाल सिस्टम। पहले इसको ऊपर से नीचे तक लिख लीजिएगा। दे आर जनरली नॉन मोटाइल एनिमल्स, यानी कि ये मूव नहीं करते हैं, अटैच टू द सम सॉलिड पार्ट। बता ही दिया आपको। एक बचा हुआ है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है जी। चलिए बेटा जी देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोरीफेरा, ये कुछ पूछे या ना पूछे ये जरूर पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड। क्यों? क्योंकि बेटा जी जब हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो वहां पे होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है वाटर कैनाल सिस्टम और इकाइनोडर्मेटा में क्या है वाटर वस्कुलर सिस्टम, दोनों में अलग है। हम पढ़ेंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम, अभी हम पढ़ते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। जितने भी पोरीफेरल्स होते हैं उनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, इसकी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं, क्लियर है जी। तो पूरी बॉडी पे पोर्स है, तो इन पोर्स के माध्यम से आपके या पोरीफेरा के बॉडी के अंदर में वाटर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, फूड जाएगा। तो ये फूड, ऑक्सीजन, वाटर, ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं, जिसको मैंने लिखा है ऑस्टियम सिंगुलर में, सभी पोर्स को प्लूरल फॉर्म में लिखूंगा तो ऑस्टिया लिख सकता हूं। ये वाटर, ऑक्सीजन, फूड, इन सारे पोर्स से क्या करते हैं बेटा जाते हैं टू अ सेंट्रल कैविटी। इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जहां पे इनका बेसिकली डाइजेशन होगा, स्पोंजोसिल कैविटी। और फिर वहां से स्पोंजोसिल कैविटी से ये सारी चीजें बाहर की तरफ निकल जाती हैं पासिंग थ्रू ऑस्कुलम, यानी यहाँ ऑस्टिया माउथ की तरह काम कर रहा है और ऑस्कुलम किसकी तरह काम कर रहा है बेटा जी, बोलेंगे एनस की तरह काम कर रहा है, क्लियर है जी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पोर्स के माध्यम से, पोर्स को आप ऑस्टिया या ऑस्टियम बोल सकते हैं, सिंगुलर होगा तो ऑस्टियम, प्लूरल होगा तो ऑस्टिया। इसी के माध्यम से फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल ये सारा अंदर जाएगा, क्लियर है जी। फूड, ऑक्सीजन, वाटर अंदर जाएगा इनटू अ सेंट्रल कैविटी जहां पे उसका डाइजेशन होगा स्पोंजोसिल। फिर वो स्पोंजोसिल कैविटी में अगर ऑक्सीजन ले रही है तो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगी, दैट इज द वेस्ट। ये वेस्ट जो होगी या वाटर जो होगा या अनयूज्ड मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाता है थ्रू दिस ऑसोकुलम। सो ये इस प्रकार का जो चैनल सिस्टम बना है इसी को बोलते हैं वाटर सॉरी बच्चों,
वाटर कैनाल सिस्टम, क्या कहते हैं बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए लिखा मैंने, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओस्टिया, सिंगुलर ओस्टियम बोलेंगे, इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, सेंटर में एक कैविटी है दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसिल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, बाहर निकलेगा थ्रू द ऑसिकुलम, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ, वाटर का सर्कुलेशन करा सकता है, फूड का सर्कुलेशन, वेस्ट का रिमूवल करा सकता है, इन स्पाइट ऑफ दिस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन घुसेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, इन सब में भी मदद करता है वाटर कैनाल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा जी, वाटर कैनाल सिस्टम, जो किसमें पाया जाता है, आपके पोरीफेरेंस में पाया जाएगा। क्लियर है जी, यहां दिखा दिया। देखिए वाटर फ्रॉम आउटसाइड ट्रेवल इनसाइड, अंदर जा रहा है किसके माध्यम से, ऑस्टिया के माध्यम से, सेंट्रल कैविटी पे गया दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसिल, फिर बेटा जी आगे देखें ऑसिकुलम। क्लियर है जी, ऑसिकुलम से वाटर कहां निकल रहा है, वाटर कहां निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, एग्जिस्ट आउटसाइड दैट इज ऑसिकुलम। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे तो वाटर कैनाल सिस्टम किन चीजों से बना हुआ है, ऑस्टिया एंड ऑसिकुलम से। क्लियर है जी, वाटर आएगा ऑस्टिया से, स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा और बाहर ऑसिकुलम से निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं जी वाटर कैनाल सिस्टम, जो पाया जाता है पोरीफेरेंस में। क्लियर है जी, कुछ एग्जांपल्स है आपके पोरीफेरेंस के, जैसे कि साइकोन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेज का जिला, जिला जिला, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिलिया और यू स्पॉन्जिया, these are the examples of पोरीफेरेंस। इस याद हो सकता है साइकोन, स्पॉन्जिला, दो तो एस एस से है, एस ई ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस ई सी 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 एस ई यानी सायोन, यू प्लेटिला, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, डबल एस डबल ई से याद कर सकते हैं, जैसे आप याद कर लें। क्लियर है जी, दैट इज स्पॉन्जिला, सायोन, यूप्लेक्टिला और यू स्पॉन्जिया। एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फाइलम लेंगे दैट इज नोन एज द फाइलम सिलेंट्रेटा। यहाँ पे याद रखिएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सॉरी माफ कर दीजिए, इसमें बेटा क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं सिलेंट्रेटा, उसमें बेटा जी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा, तो इससे वो ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा। कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। आइए बेटा जी हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट फाइलम दैट इज नोन एज द फाइलम सिलेंट्रेटा। तो जैसा कि मैंने बोला, ये बेटा जो सिलेंट्रेटा होता है, इनमें कुछ सेल्स क्या हुई, कंबाइन हो गई एक साथ आके, कुछ सेल्स कंबाइन हो गई एक साथ आके और सिमिलर फंक्शन फोकस करने लगी, यानी इन्होंने मिलके बना लिया बेटा जी क्या, टिश्यू। क्या बना लिया, टिश्यू। सो फॉर द फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा में। किसमें देखने को मिलेगा बेटा, सिलेंट्रेटा में। याद रखिएगा, पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सिलेंट्रेटा में। मोस्टली अगर बोले तो ये बेटा एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में पाए जाएंगे, मोस्टली मराइन होंगे, सेसाइल कुछ ऐसे हो सकते हैं बेटा जो इमोबाइल होंगे, यानी किसी एक सरफेस से अटैच होंगे और वहीं पे रहेंगे। जैसे कि सी एनिमोन है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, रॉक है, रॉक के ऊपर आपका ये जो सी एनिमोन इस तरह का है, ठीक है, इसी के ऊपर अटैच होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेसाइल, यानी ये बेसिकली फिक्स्ड होता है एट वन प्लेस में। फॉर एग्जांपल है सी एनिमोन। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो फ्री लिविंग होंगे, यानी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द प्लेनुला। बेसिकली अगर देखें तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात होती है प्लेनुला की, जहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज जब वो बड़ा होता है तो वहां पे सिलिया नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिलिया होती है, दैट्स व्हाई दे आर फ्री स्विमिंग। क्लियर है जी,
बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द पोरिफेरम, बिल्कुल डिफरेंशिएटेड है भैया, वहां पे सेल थी, यहाँ पे टिश्यू आ गई तो डिफरेंशिएशन ज्यादा है। यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, देयर इज नो सिलोम, यानी बेटा जी अगर बोले, मैंने बताया था कि जिनके अंदर में सिलोम पाया जाएगा उनको बोलते हैं सिलोमेट्स, जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको बोलेंगे असिलोमेट। क्या बोलेंगे बेटा जी? असिलोमेट। तो ये बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो इनके अंदर में कोई सिलोम नहीं पाई जाती है, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिलोमेट। कोई भी सिलोम नहीं पाया जाएगा तो ये असिलोमेट होंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड, यानी बेटा किसी भी प्लेन से अगर कोई लाइन पास आउट करोगे थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ये डिवाइड कर देगा इनटू टू इक्वल पार्ट। किसी भी प्लेन में कर लीजिए, जैसे यहाँ से डिवाइड किया दो इक्वल हाफ्स में टूट जाएगा, यहाँ से डिवाइड किया दो इक्वल हाफ्स में टूट गया, यहाँ से डिवाइड किया दो इक्वल हाफ्स में टूट गया, यहाँ से डिवाइड किया दो इक्वल हाफ्स में टूट गया। यानी बेटा किसी भी प्लेन से आप पास आउट करेंगे तो अगर दो इक्वल हिस्से आपको ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इनके अंदर में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे गट तो होगा, गट का मतलब बेसिकली अगर देखें तो एलिमेंट्री कैनाल या स्टमक बोले तो यहाँ पे स्टमक तो होगा, लेकिन हॉलो होगा। हॉलो मतलब उसके अंदर में कुछ सिस्टम ज़्यादा इनलार्ज नहीं होगा, ठीक है जी, हॉलो सिस्टम होगा, खाली स्टमक होगा। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मैंने बोला कुछ मूव कर सकते हैं। देखिए इनमें भी मूवमेंट शो होता है, लेकिन ये मूवमेंट कैसे होगा? दे कैन मूव बाय सिंपल ग्लाइडिंग, यानी जैसे देखिए बेटा सुनिएगा जरा, जैसे मैं बोलूं ये यहाँ पे कोई हाइड्रा लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका कोई चट्टान है, मान लीजिए चट्टान है, रॉक है, ठीक है, यहाँ पे कोई मान लीजिए आपका हाइड्रा है, इसके अंदर में टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रा है। तो बेटा सिंपली ये क्या कर सकता है? अपने पोजीशन को थोड़ा चेंज कर सकता है। ये यहाँ से कुछ म्यूकस को सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से अटैचमेंट टूटेगा और ये ग्लाइड करके फिसल के कहाँ चलाएगा? यहाँ आ सकता है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे? फिसल के यानी कि ग्लाइड करके आ जाएगा। दिस इज नोन एज द ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ग्लाइडिंग मूवमेंट। इनके अंदर में ग्लाइडिंग मूवमेंट आप देख सकते हैं। दूसरा जो टर्म दे रखा है दैट इज सोमरसॉल्टिंग। सोमरसॉल्टिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं, इनके अंदर में सोमरसॉल्टिंग भी होती है। देखिए क्या होता है सोमरसॉल्टिंग। देखिए ये मान लीजिए कोई रॉक सरफेस है, क्लियर है जी। यहाँ पे होगा क्या सोमरसॉल्टिंग के समय में? मान लीजिए कोई हाइड्रा है, हाइड्रा एग्जांपल है सिलेंड्रेट का, ये जो ऊपर बना रहे हैं टेंटिकल्स है, ठीक है जी। तो ये हाइड्रा क्या करता है? अपने आप को रोटेट करता है, रोटेट करेगा, यानी बेटा अब नीचे आ जाएंगे क्या आपके टेंटिकल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से हो जाएगा, ये रोटेट करेगा तो क्या हुआ? अब कुछ समय तक उसको पकड़ने में, एनकरेज करने में टेंटिकल मदद कर रहा है, फिर ये एक और फ्लिप मारेगा तो फिर ये अपना लोकेशन चेंज करके यहां आ जाएगा। क्लियर है जी। इस मूवमेंट को ही बोला जाता है सोमरसॉल्टिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं बेटा जी? सोमरसॉल्टिंग मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, या तो ग्लाइड करके फिसल के थोड़ी दूरी पे चला जाए, लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर जाना होगा तो ये क्या करता है बेटा? सोमरसॉल्टिंग करेगा, यानी अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, फ्लिप मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोमरसॉल्टिंग। क्लियर है जी? दो नए आपको पता चले मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट और सोमरसॉल्टिंग मूवमेंट। क्लियर है जी? ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको। क्लियर है जी? लिखिएगा, फिर हम आप आगे बात करते हैं। चलिए बेटा जी, कुछ नई और इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं अबाउट द सीलेंट्रेट्स। किसके बारे में बेटा जी? सीलेंट्रेट्स के बारे में।
आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सिलेंट्रेट्स जो होते हैं इनके अंदर में दो लाइनिंग होती है। ये इनकी बॉडी जब फॉर्म होती है तो एक जो होगी बाहर वाली सेल्स को बनाएगी और एक जो होगी वो इनर सेल्स को बनाएगी। पहला अगर पॉइंट देखेंगे, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ सेल्स। कुछ लेयर ऑफ सेल्स हैं जो कुछ बाहर की तरफ होंगी, वो बाहर की सेल्स को, बाहर की लेयर को बनाएंगी, और कुछ सेल अंदर की तरफ होंगी तो वो अंदर की सेल्स बनाएंगी। वन मेक अप द सेल्स ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जो सेल्स बाहर में है, एकदम बाहर में है, वो बेटा बना रही है, ये स्ट्रक्चर है आपके हाइड्रा का, वो बना रही है बेटा क्या, एपिडर्मिस। तो जो सबसे बाहर में लेयर है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एपिडर्मिस। तो एक लेयर तो बाहर की तरफ हो गई। उसके बाद आप देखेंगे एक स्मॉल स्ट्रक्चर दे रखा है दैट इज नोन एज मीजोगिलिया। और ये मीजोगिलिया कोई सेल नहीं है, ये बेटा नॉन सेलुलर लेयर है। क्या होगी बेटा, नॉन सेलुलर लेयर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बाहर वाला एक्टोडर्म होगा, अंदर वाला एंडोडर्म होगा, और बीच में क्या होगी, नॉन सेलुलर लेयर होगी दैट इज नोन एज मीजोगिलिया। तो कुछ बदबू सी आ रही है कि ये भी क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। कहीं पे लिख दूं क्या जी, तो यहां मैं लिख देता हूं। देखिए, सबसे बाहर में इनमें होगी ये आपका एक्टोडर्म हो गया, क्लियर है जी। ये आपका एंडोडर्म हो गया, ठीक है जी। ये दोनों की दोनों जो बनी होंगी बेसिकली सेल से बनी होंगी, यहां पे भी सेल होंगी, सेल से बना है भैया। एंडोडर्म ये दिख रहा है अंदर वाला, इसके अंदर में भी क्या होंगे बेटा जी, सेल्स होंगी। इन दोनों के बीच में एक मीजोगिलिया पाई जाती है जो कि नॉन सेलुलर होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है आपका मीजोगिलिया। यानी जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं वो सारे के अंदर में दो जर्म लेयर्स पाई जाएंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोगिलिया इज द नॉन सेलुलर लेयर, तो इसलिए सिलेंट्रेट्स को हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे बेटा जी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे दो ही जर्म लेयर हैं, एक है आपका एक्टोडर्म और एक है आपका एंडोडर्म। क्लियर है जी। ये ओनली 2 germ layers are found। क्लियर है जी, आई बात समझ में। ये हमने पढ़ रखा है पहले ही कि बेटा जहां पे केवल दो ही जर्म लेयर होंगी उनको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ये मीजोगिलिया से बात चली थी और मैंने डिप्लोब्लास्टिक बता दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया सिलेंट्रेट्स में कितनी जर्म लेयर होंगी, तो 2 होंगे जी। कोई सम वाली बात है, कितनी होंगी, 2 होंगी। मीजोगिलिया में सेल नहीं है, वो नॉन सेलुलर लेयर है। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म केवल 2 लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसको जितने भी सिलेंट्रेट्स होंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, बताइए क्या बोल सकते हैं, अरे बोलिए, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है जी। तो इसको जरा डिलीट कर देता हूं और आप भी अपने कॉपी में इसको बना लीजिएगा। सुनिएगा, तो बाहर में जो लाइनिंग थी उसने एपिडर्मिस बना दी, उसके बाद एक नॉन सेलुलर लेयर है मीजोगिलिया। अंदर में जब आप देखेंगे एक कैविटी है, ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी बेटा वही बोला, यहाँ पे स्टमक तो है लेकिन उसके अंदर में क्या है बेटा, हॉलो स्टमक है, एम्प्टी स्टमक है। दैट इज नोन एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ पे बीच में पाई जाएगी, सेंट्रली लोकेटेड होगी और यही मदद करती है बेटा जी किस चीज में, डाइजेशन में, सॉरी, डाइजेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स
थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना, फूड का डाइजेशन करना, यही काम है आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फुट है, तो यहाँ फुट लाइक स्ट्रक्चर है या फुट है, ये बेसिकली मदद करता है ताकि बेटा जी किसी भी सब स्ट्रेटम के ऊपर यानी कि रॉक के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, किसी लीफ के ऊपर इस फुट के द्वारा वो अटैच होगा। क्लियर है जी। यहाँ पे आप देखेंगे जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसकी सराउंडिंग में एक एपिडर्मिस है, दैट इज नोन एज पूरा नहीं लिखा, गैस्ट्रो एपिडर्मिस। तो ये दूसरी लाइनिंग हो गई। पहली लाइनिंग थी एपिडर्मिस जो बाहर में थी, चूंकि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये अंदर में है, कहा बेटा, सेंटर में होगी। तो बेटा जी बॉडी के सेंटर में है, उसको चारों तरफ से कौन लाइन कर रहा है, गैस्ट्रो एपिडर्मिस। तो कितनी लाइनिंग हो गई, एक बाहर वाली दैट इज एपिडर्मिस, और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लाइन कर रही है गैस्ट्रो एपिडर्मिस। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। तो कितनी लाइनिंग हो गई, दो लाइनिंग हो गई। द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ सेल्स, वन मेकअप ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी ये किसकी बात कर रहा था, एपिडर्मिस की बात कर रहा था। और अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी, ये अगर हम बोले तो किसकी बात कर रहा था, गैस्ट्रो एपिडर्मिस की बात कर रहा था। क्लियर है जी। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी है, बहुत ज्यादा ही गंदी है। मैं कैसे बताऊं। यहाँ पे बेटा देखिए एक सिंगल ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज माउथ। इसी माउथ से सारी चीजें, फूड, एयर, जो भी सब कुछ अंदर जाता है। और बेटा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, छी 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 छी, जो गंदगी भी प्रोड्यूस होती है बेटा, वो भी इसी माउथ से ही इजेक्ट आउट होती है। देखिए कितनी गंदी बात है बेटा, वहीं से इंजेक्शन, वहीं से क्या होगा बेटा, इजेक्शन। दोनों चीजें कहाँ से होती हैं, माउथ से ही होती हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल ओपनिंग है, दैट इज ओनली माउथ इज फाउंड। जो हाइपोस्टोम होता है उसके ऊपर ये माउथ पाया जाता है बेसिकली। लेकिन बेटा जी कभी पूछ ले, इन केस ऑफ सिलेंट्रेट एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा। सुनिएगा, एलिमेंट्री कैनाल हम कंप्लीट कब कहते हैं, जब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हम तब कहेंगे जब वहां पे दो ओपनिंग होगी, एक होगा माउथ और एक होगी एनस। यानी माउथ से होगा इंजेक्शन और एनस से होगा जो फीकल मैटर बनेगा, वेस्ट बनेगी, वो बाहर निकलेगी आपके एनस से। तो ऐसा अगर कहीं पे है एलिमेंट्री कैनाल जहां पे माउथ भी है, एनस भी है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, केवल माउथ है जहां से इनटेक भी हो रहा है और वहीं से गंदगी भी बाहर निकल रही है। छी छी छी, कितनी गंदी बात है। सिलेंट्रेट करते हैं बेचारे, माउथ सिंगल ओपनिंग है तो क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है यहाँ पे बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ सिलेंट्रेट क्या है, इनकम्प्लीट है। हम कंप्लीट कब बोलेंगे, जब दो ओपनिंग होगी। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ओपनिंग पाई जाती है सिलेंट्रेट्स में, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑर्गेनिज्म इन विच incomplete digestive system is found। clear है जी। देखिए they have a central gastrovascular cavity with a single mouth। यहाँ पे माउथ दिख रहा है, ये किसके ऊपर आपको दिख रहा है, ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के ऊपर है, ऑन हाइपोस्टोम। here mouth help in both, माउथ दोनों में मदद कर रहा है, यहाँ पे इनटेक में भी मदद कर रहा है और इजेशन में भी मदद कर रहा है, इनटेक ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर। तो बेटा जी यहाँ पे जब सिंगल ओपनिंग होगी तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने लिख भी दिया है, देयर इज ओनली वन ओपनिंग है माउथ, जहां से इंजेशन हो रहा है और बेटा बाद में इजेशन भी हो रहा है,
इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ इनकम्प्लीट है। क्लियर है जी, समझ में आया जी, कोई दिक्कत है जी? चलिए, यहाँ पे माउथ के ऊपर आप देखेंगे कुछ टेंटिकल्स होते हैं और ये टेंटिकल्स बेसिकली मूव करते हैं जब प्रे को पकड़ना होगा। देखिए बेसिकली, और कभी कभार समर सॉल्टिंग में भी मदद करते हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर में कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल पाई जाती है, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा जी निमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग कैप्सूल दिख रहा होगा, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं निमेटोसाइट्स। ये जो निमेटोसाइट्स होते हैं बेटा, यही बेसिकली इनमें राउंड लाइक अगर बोले तो रस्सी की तरह यहाँ पे ये जमे रहते हैं, और जैसे ही कोई प्रे आता है फट से उसके ऊपर स्टिंग का मतलब क्या है बताइए? स्टिंग का मतलब चुभता हुआ। फट से प्रे को मारेंगे, चुभा के उस प्रे को अंदर लेते आते हैं। दैट इज द स्टिंगिंग कैप्सूल। तो ये टेंटिकल्स मूव करता है, जिस डायरेक्शन में उसे प्रे दिखेगा तुरंत मैसेज भेजता है किसको? स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल में एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फट से वो मारेंगे और स्टिंग चुभा देंगे प्रे को, और प्रे को यानी जो शिकार होगा उसको पकड़ के ले आकर चट कर जाएंगे, खा जाएंगे। अभी हम देखेंगे, ठीक है जी? क्लियर है जी? इतनी बातें नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की बातें करते हैं। चलिए बेटा जी, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, जब मैंने लिखा था तो मैंने केवल सिलेंट्रेटा बोला, मैंने स्लैश में नाइडेरिया भी लिखा था। बेटा सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज नाइडेरियंस। जैसे कि पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या था? स्पॉन्जेस। वैसे ही सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है नाइडेरियंस। वाई आई एम कॉलिंग इट एज ए नाइडेरियन, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज होगा ही। देखिए, जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर में नीडोब्लास्ट पाया जाता है, या नीडोब्लास्ट सेल बोले, या नीडोसाइट्स पाई जाती है। नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट, ठीक है जी? ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं से निकलेगा आपका टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के ऊपर में जो छोटे छोटे स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, ये जुड़े होते हैं नीचे से। बेसिकली ये इनके अंदर में एक थ्रेड होती है, लेकिन ये थ्रेड कैसी होती है? राउंडेड होगी। जैसे ही इसको कोई प्रे दिखता है, ये थ्रेड यहाँ से यहाँ तक ये राउंडेड है, थ्रेड फट से मारेंगे फिर ले आएंगे। देखिए कैसे देखा, देखिए यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल दिख रहा है आपको। ये क्या करेंगे? अभी तो थ्रेड के रूप में है, जैसे सर्कुलर रूप में ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है जी? अब अगर उनको प्रे दिख गया कि यहाँ पे प्रे है, ठीक है जी, शिकार दिख गया, फट से इसके ऊपर ये क्या करेंगे? अपने आप को खोल के इसके पास पहुंचेंगे और स्टिंग करेंगे, ये चुभेंगे। ये मान लीजिए कोई प्रे है, इसके ऊपर ये चुभेंगे, स्टिंग करेंगे और उसको लेके फिर अंदर आ जाएंगे, माउथ के थ्रू अंदर लेके चले जाएंगे। क्लियर है जी? तो दे आर ऑल्सो नोन एज नाइडेरियंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके में नीडोब्लास्ट पाई जाती है या नीडोसाइट्स पाई जाएंगी। नीडोब्लास्ट में होता क्या है? सो नीडोब्लास्ट, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, नीडोब्लास्ट के अंदर में होती है स्टिंगिंग कैप्सूल। इसी स्टिंगिंग कैप्सूल या इसी को बोलते हैं निमेटोसाइट्स। इन्हीं की मदद से वो क्या करते हैं बेटा जी? कोई भी शिकार हो, किसी के ऊपर चिपकना हो, यही मदद करते हैं बेसिकली। तो कौन मदद करता है? नीडोब्लास्ट। कौन मदद करेगा? नीडोब्लास्ट, क्योंकि ये तो नीडोब्लास्ट के पार्ट है ना। नीडोब्लास्ट कंटेन कर रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा नीडोब्लास्ट है। तो नीडोब्लास्ट कंटेन कर रहा है क्या? स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है जी, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो नीडोब्लास्ट होता है किन किन चीजों में मदद कर सकता है? तो बेटा जी एनकोहरेज, यानी कि किसी भी जगह पे आपको अटैचमेंट करना है। जैसे मान लो अटैचमेंट, यानी बेसिकली ये जो सिलेंट्रेट होता है किसी के ऊपर अटैच होके वहीं पर रहना चाहता है, तो अटैचमेंट में मदद करेगा कौन बेटा जी? नीडोब्लास्ट। क्लियर है जी? दूसरा डिफेंस में मदद करता है। देखिए
जैसे ही उसके पास कोई आएगा, जैसे मान लो उसको शिकार करने का यार है, तो ये फट से क्या करेगा, निडोब्लास्ट के अंदर में क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल, फट से निकाल कर उसको मारेगा, चुचुक चुचुक चुचुक। तो इससे क्या होगा बेटा, वो डर जाएगा, क्योंकि चुभता हुआ एकदम थ्रेड होता है लेकिन चुभता हुआ थ्रेड होगा, तो वो डर के भाग जाएगा। तो डिफेंस में भी काम आया और फॉर कैप्चरिंग प्रे। अब जो निडोब्लास्ट है जिसके अंदर में स्टिंगिंग कैप्सूल है, कोई भी अगर प्रे जा रहा है आसपास से, तो ये उसके ऊपर फट से मारेगी और उसको अपने ग्रैप्स करके माउथ के अंदर में ले लेगी, चुभा के, बाय द स्टिंगिंग कैप्सूल। तो ये 3-4 फंक्शन है आपके निडोब्लास्ट के। पहला मैंने बताया एनकोहरेज, यानी किसी भी चीज पे अटैचमेंट होने के लिए, दूसरा डिफेंस, खुद को बचाने के लिए, और तीसरा फॉर कैप्चरिंग द प्रे। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, सी अनीमोन, जेलीफिश सोलेटरी। यहाँ ये बेटा जेलीफिश अकेले रहना पसंद करती है, तनहा रहना पसंद करती है, उसको किसी ने धोखा दे दिया है, वो एकदम तनहा तनहा रहती है, ठीक है जी, वो कॉलोनी में नहीं रहेगी। तो जेलीफिश कैसी होती है, सोलेटरी होती है और फ्रीली स्विम करती रहती है। कोरल्स, ये भी एक प्रकार का आपका नाइडेरिया ही है, जो कि कॉलोनी में रहता है। क्या बेटा, सी फॉर कोरल, सी फॉर कॉलोनी, तो ये कॉलोनी में रहता है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, कोरल्स का जो स्केलेटन होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी कि ये काफी टफ होता है। सो दिस आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाइडेरियंस। क्लियर है जी। क्यों हम इसे नाइडेरिया कहते हैं, क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, निडोब्लास्ट सेल्स के ऊपर में पाई जाती है स्टिंगिंग कैप्सूल, इसी कैप्सूल की वजह से वो कैप्चर को प्रे कर पाता है। क्लियर है जी, नोट डाउन किया आपने। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। इसके आगे हम बात करेंगे फाइलम कितने होंगे बेटा, पहला क्या था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, अब आएगा टीनोफोरा। तो इसके बाद हम बात करेंगे टीनोफोरा की। पहले अभी यहाँ तक रहने देते हैं। अगर अभी तक अगर कोई भी डाउट अगर आपको है, कुछ भी है, तो आप मुझसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।